नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुएट लर्निंग चैनल में। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज में इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझा था। उनमें से एक पॉलिटिकल सिस्टम था डेमोक्रेसी, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। डेमोक्रेसी, ये शब्द न जाने हमने कितनी बार सुना है, कितनी बार पढ़ा है। कभी अखबारों में, कभी किताबों में, कभी टीवी चैनल्स में, कभी रेडियो में, और न जाने कहां कहां ये शब्द हम सुनते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। पर वास्तव में इसका अर्थ क्या है? क्या होती है डेमोक्रेसी? चलिए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी को अगर हम साधारण शब्दों में समझे तो इसका अर्थ होता है रूल ऑफ पीपल, यानी लोगों का शासन। लेकिन वास्तव में लोगों का शासन कैसे होता है? लोग कैसे शासन करते हैं? वास्तव में लोकतंत्र या डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पहले ये डेफिनेशन को समझना। यहाँ पर जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर हम इसको ध्यान से समझते हैं तो हम अपने आप इस डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम को समझ जाएंगे। देखिए क्या लिखा है। इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर पीपल हैव राइट टू चूज, यानी कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्थाएं तो हमने और भी पढ़ी, जैसे मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की और बहुत सारी और। लेकिन ये एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है वेयर पीपल हैव राइट टू चूज। तो पहली बात है, यहां पर लोगों को अधिकार है चुनने का। भाई किसे चुनने का? टू देयर ओन गवर्नमेंट, अपनी सरकार चुनने का। एंड दैट गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। अब ध्यान से समझिए, यहां पर लोगों के पास अधिकार है कि वो अपनी सरकार चुन सकें, और वो सरकार लोगों के प्रति आंसरेबल यानी उत्तरदायी भी होती है। इसके अलावा, इफ द गवर्नमेंट डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू विश एंड विल ऑफ द पीपल, देन पीपल हैव राइट टू चेंज द गवर्नमेंट। अर्थात अगर वो सरकार लोगों की इच्छाओं के अनुरूप, उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं करती, तो लोगों के पास ये अधिकार है कि वो उस सरकार को बदल सकते हैं। दे कैन चेंज दैट गवर्नमेंट। पीपल हैव राइट टू चेंज दैट गवर्नमेंट, यानी कि वो सरकार को बदल सकते हैं थ्रू पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ इलेक्शंस। और कैसे बदलेंगे? क्या उसको बदलने के लिए उनको कोई कू करना पड़ेगा? क्या कोई विद्रोह करना पड़ेगा? क्या कोई रिवोल्ट करना पड़ेगा? नहीं, केवल चुनाव के माध्यम से। साधारण पीसफुल शांति प्रिय तरीका है, संवैधानिक तरीका है निर्वाचन यानी चुनाव। और उन चुनावों के माध्यम से हम उस सरकार को बदल सकते हैं जिस सरकार से जनता खुश नहीं है या जिसके कार्यों से जनता सेटिस्फाई नहीं है। तो डेमोक्रेसी क्या समझते हैं हम? उदाहरण के लिए देखिए, जैसे भारत में अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो हम सभी लोगों के पास, जो भी हम 18 वर्ष या उससे ऊपर के हैं, हम सभी लोगों के पास, जो भारत के नागरिक हैं, ये अधिकार है कि हम अपनी सरकार को चुन सके। अभी हाल ही में 2019 में जब 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए तो हम सभी लोगों ने उसमें वोट डाला। तो हम अपनी सरकार को चुनते हैं, और ये सरकार जो हम चुनते हैं ये सरकार हमारे प्रति उत्तरदायी भी है। यानी सरकार जो है, ऐसा नहीं है कि एक बार चुन ली तो वो जनता के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व ही नहीं बनता। वो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है, यानी ये जो सरकार है इसको जनता को हिसाब देना पड़ता है समय समय पर। आप जानते हैं संसद में सरकार जो है अलग अलग भाषणों में, अलग अलग आंसर्स में, जब प्रोसीडिंग्स चलती हैं, सदन की कार्रवाई चलती है, तो अपना जवाब देती है। इसके साथ साथ ये जो सरकार है, अगर जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप, उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेगी, तो लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो सरकार को बदल सकते हैं। आप जानते हैं 2014 में, 2014 से 10 साल पहले आप देखिए, 2004 से 2014 तक देश में यूपीए की सरकार रही। यूपीए 1, यूपीए 2 यानी कांग्रेस की सरकार रही। और 2014 में जनता ने सरकार बदली और पुनः
बीजेपी सत्ता में आई, जो कि 1999 से 2004 तक सत्ता में थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो जनता चाहती है, जनता जिसकी सरकार चाहती है उसकी सरकार बनाती है, और अगर किसी सरकार का कार्य जनता को पसंद नहीं आता तो जनता उस सरकार को बदल देती है। लेकिन ध्यान रखिए, बदलती किस माध्यम से है? इलेक्शन के माध्यम से। यानी कि ऐसा नहीं है कि सरकार को बहुमत एक बार मिल गया तो वो हमेशा के लिए गद्दी पर बैठ गई या हमेशा के लिए वो जो है पावरफुल हो गई। उसकी पावर तभी तक है जब तक कि जनता का उसको समर्थन प्राप्त है। अगर इलेक्शन में गवर्नमेंट हार जाती है, यानी इलेक्शन में अगर उसको पर्याप्त वोट नहीं मिलता, मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो वो सरकार निष्प्रभावी हो जाती है, वो सरकार सत्ता में नहीं रहती है। यही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब ये देखिए कि वास्तव में शब्द जो निकला है डेमो डेमोक्रेसी, ये शब्द जो है ये ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया से आया है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटोस। डेमोस प्लस क्रेटोस ये दो शब्द हैं, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है पीपल यानी जनता, और क्रेटोस का मतलब होता है रूल या पावर भी बोलते हैं। क्रेटोस का मतलब होता है रूल या पावर। यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? रूल ऑफ पीपल या पावर ऑफ पीपल। यानी लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन। हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? लोक धन तंत्र, यानी कि रूल ऑफ पीपल। यानी रूल ऑफ पीपल ही क्या है? डेमोक्रेसी है। तो ये है इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ। और हम जानते हैं कि प्राचीन जो हमारा ग्रीस था, ठीक है ना, एथेंस जो है, वहीं से जो है डेमोक्रेसी ओरिजिनली जो है डिराइव हुई है। अब्राहम लिंकन का आप नाम जानते हैं, ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था डेमोक्रेसी के बारे में? इनकी डेफिनेशन वास्तव में जो इन्होंने बोला है, ये वास्तव में डेफिनेशन जो है बहुत पॉपुलर है, और आप स्कूल लेवल पे भी इसे पढ़ते आए होंगे कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। यानी लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी सरकार है जो जनता के लिए और जनता के द्वारा है। तो इस प्रकार से उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है। अब ये देखिए डेफिनेशन जो है डेमोक्रेसी की एक और, द मोस्ट बेसिक आइडिया इन डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर एसेंशियली इक्वल। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण, जो बेसिक उसकी बुनियादी बात है, वो यही है कि यहाँ पर लोग जो है वो वास्तविक तौर पर, जो असली शक्ति है वो लोगों के पास ही है, और वो बराबर के भागीदार है। यानी शासन में, सरकार में भागीदारी उन्हीं की है। उन्हीं के माध्यम से शासन या सत्ता जो है वो अपनी वास्तविक शक्ति जो है डिराइव करती है। हम बोल सकते हैं कि इन डेमोक्रेसी द लेजिटिमेट पॉलिटिकल पावर कम्स फ्रॉम द पीपल। यानी कि जो वास्तविक शक्ति है, जो वैधता है सरकार की, जो सरकार की वैलिडिटी है, वो आती कहां से है? वो जनता से ही आती है। एंड दस ईच पर्सन हैज अ राइट टू हैव अ से इन हु गवर्न्स एंड हाउ दे डू सो। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है, हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि सरकार में कौन है और कौन कैसे शासन करता है, इसमें उसके पास ये अधिकार है कि वो उसको देख सके और उसकी उसमें से हो। अब ये कैसे होगा? एक ऐसी पॉलिटिकल पावर है, यानी कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वेयर द जनरल पीपल होल्ड पॉलिटिकल पावर। यहां पर जो आम आदमी है, जैसे बोलते हैं हम आम चुनाव, बोला मैंने, आम चुनाव मतलब आम लोग जिसमें प्रतिभाग करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो साधारण जनता है, आम जनता है, शासन की शक्ति वास्तव तौर पे उसी के हाथ में है, और वो जनता या तो सीधा प्रत्यक्ष तरीके से डायरेक्टली, या फिर इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। यानी कि ये बता रहे हैं कि जो पीपल है, जो जनता है, वो किस प्रकार से अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। जनता या तो सीधा सीधा डायरेक्टली शासन करती है, या फिर इनडायरेक्ट तरीके से शासन करती है। अब देखते हैं कैसे करती है। तो यहाँ पर देखिए, जो दो बेसिक फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, यानी लोकतंत्र के जो दो प्रकार हैं, वो एक पहला है डायरेक्ट एंड प्योर डेमोक्रेसी, जिसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं, और दूसरा है इनडायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो आ जाती हैं इसमें, वो यही हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम प्योर डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, और इनडायरेक्ट को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी बोलते हैं, या प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर लोग स्वयं कानून बनाते हैं, यानी उनकी कानून निर्माण में या विधि निर्माण में भागीदारी होती है,
और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, यहां पर जनता कानून नहीं बनाती बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने बोला कि जनता खुद विधि निर्माण में यानी कानून के निर्माण में, लेजिस्लेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। कैसे करती है? देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच सिटीजन्स आर अलाउड टू वोट डायरेक्टली फॉर मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज। वही वाली बात कि यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता होती है, जो सिटीजन्स है, जो नागरिक है, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो डायरेक्टली जो भी कानून बनते हैं या जो भी नीतियां बनती हैं उनमें वोट कर सके। हम बोलते हैं ना कि जनता पार्टिसिपेट कर रही है लॉ मेकिंग में। जनता कैसे पार्टिसिपेट करेगी? जनता पार्टिसिपेट करती है कुछ माध्यम से। इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम। इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम। इनिशिएटिव यानी पहल करना। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, यानी कि लोग खुद किसी कानून को बनाने की पहल करेंगे। लोग सरकार के पास जाएंगे और किसी कानून बनाने की वो पहल कर सकते हैं। पीपल टेक इनिशिएटिव टू मेक द लॉ, इसी को बोलते हैं इनिशिएटिव। यानी लोग खुद भागीदारी कर रहे हैं, लोग खुद प्रयास कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं किसी कानून के निर्माण की। मतलब जनता किसी विषय पर किसी प्रकार का कोई कानून चाहती है तो वो खुद इसके लिए पहल करती है। जनता के समाज के जो कुछ लोग हैं वो इस चीज के लिए पहल करते हैं और बाद में वो उन्हीं के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचती है। तो इसी को बोलते हैं इनिशिएटिव, यानी जनता खुद पार्टिसिपेट कर रही है। दूसरा है रेफरेंडम। रेफरेंडम का अर्थात हो गया एक प्रकार से हिंदी में इसे बोलते हैं परिप्रछा, यानी कि जब असेंबली जो है कोई मैटर जो है पब्लिक के पास भेजती है फॉर देयर चॉइस। यानी कि यहाँ पे कानून तो जो है बनाया गया है असेंबली द्वारा। असेंबली मींस गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, लेकिन उस कानून को बनाने के बाद भेजा जाता है जनता के पास, जनता की राय लेने के लिए कि वास्तव में जो कानून बना है क्या जनता उस कानून को सहमति देती है या असहमति देती है। यानी जनता का मत जानने के लिए जो है रेफरेंडम कराया जाता है। और अगर 50% +1 यानी कि मेजोरिटी मिल जाती है, अगर वो 50% +1 अप्रूव हो जाता है तो उसको माना जाएगा, नहीं तो वो जो कानून है, जो लॉ है, जो पॉलिसी है, वो क्या हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी, वो अवैध हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। इसके अलावा एक टर्म आपने सुनी होगी, प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट का वास्तव में मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब जनता की राय जानना। अगर किसी भी सामान्य कोई विषय है, अगर हम उसके ऊपर जनता की राय जानना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेबिसाइट। जबकि रेफरेंडम का मतलब भी एक प्रकार से यही होता है कि हम जनता की राय जानना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ऐसे मैटर पे जो कि लॉ मेकिंग रिगार्डिंग मतलब विधि के निर्माण से संबंधित है, तब उस विषय को बोलते हैं रेफरेंडम। लेकिन अगर कोई सामान्य विषय है, कोई भी विषय जनता के पास भेजा जा सकता है उसकी राय जानने के लिए, उसे बोलते हैं प्लेबिसाइट। इसके अलावा एक चीज होती है रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है? रिकॉल के माध्यम से जनता द्वारा जो प्रतिनिधि है, जनता का मान लीजिए कोई रिप्रेजेंटेटिव है या जनता का कोई भी व्यक्ति जिसको भेजा गया है पॉलिसी मेकिंग के लिए, उसको अगर जनता को लगता है कि ये वास्तव में सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है या जनता की आवाज जो है सही तरीके से नहीं रख पा रहा है, तो जनता उसको वापस बुला सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे देश में हम एमएलए और एमपी को चुनते हैं। हमने एक बार इलेक्शन, जब इलेक्शन हुआ हमने वोट किया और वो 5 साल के लिए चुना गया। अब 5 साल से पहले हम उसको कैसे बुलाएं या क्या करें? अब हमें लगता है कि हमने चुन तो लिया है, लेकिन ये तो जो है संसद में या अगर राज्य की बात है तो विधानसभा में जो है जनता का सही तरीके से वहां पे उनके हित की बात ही नहीं कर पाते, या उनके जो जुड़े हुए जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठा ही नहीं पाते। तो अब वो तो चुन लिया एक बार, तो 5 साल तक रहेगा जब तक वो सरकार है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसे में हम कैसे उस व्यक्ति को वापस बुलाए? तो उसका तरीका होता है रिकॉल। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम क्या कर सकते हैं कि रिकॉल कर सकते हैं जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है या हमारा जो प्रतिनिधि है, जो हमारी तरफ से मतलब एक तरीके से उत्तरदायी है, वो व्यक्ति अगर हमारे विषयों को सही तरीके से नहीं रख पाता असेंबली में, तो हम उसको वापस बुला सकते हैं। दैट इज रिकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में भी इसकी चर्चा चल रही थी पीछे। अब ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वास्तव में कहाँ? देखिए, वास्तव में डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर मैं बोलूं सही तरीके से तो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। हालांकि हम देखते हैं कि इसके कुछ एक एग्जाम्पल हम बोलते हैं आज के टाइम पे कि स्विट्जरलैंड में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हाँ ठीक है, कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि वहां पे जो म्यूनिसपैलिटीज हैं या कैंटोन्स हैं या वहां पे जो फेडरल स्टेट है, वहां पर कुछ हद तक कुछ कुछ उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वहां पर ये इनिशिएटिव रेफरेंडम, यहाँ तक कि फ्रांस में भी कुछ एक क्षेत्रों में मतलब कुछ एक मैटर्स में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने को मिल जाती है। या इसके अलावा यूएस में भी जो है
वहां के जो स्टेट्स हैं, फेडरल लेवल पे तो नहीं, लेकिन हाँ लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे हमें किसी किसी इशू पे जहां पर भी अगर इनिशिएटिव या रेफरेंडम कराया जाता है या इस प्रकार से जो जनता की राय ली जाती है, तो वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें मिलती है। इंडिया में भी हम बोले, जब से ये पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली है बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और आप जानते हैं इससे जो है ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी पहुंची है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये लोकतंत्र जो है, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण जो हो रहा है, यानी जनता के हाथ में पावर जा रही है। हम देखते हैं म्युनिसिपैलिटीज में या फिर पंचायत में जो सीधा जनता की भागीदारी है डिसीजन मेकिंग में, तो ये एक तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही लक्षण है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और पहले के टाइम पे एथेंस में होती थी, आज के टाइम पे स्विट्जरलैंड में, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा एग्जांपल में आप बोल सकते हैं कि यूएस में जो स्टेट्स हैं उनमें कुछ लेवल पे, या फ्रांस में, इस तरह से जो है हमें देखने को मिलती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो है, इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। अब देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल पीपल पार्टिसिपेट्स, यानी सभी लोगों का जो है इसमें प्रतिनिधित्व होता है, सभी लोग भागीदारी रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, खास तौर पे हम देखते हैं। और जो वोट होता है यहाँ पे, अमूमन सभी विषयों पर वोटिंग कराई जाती है। ठीक है ना। अब इसके लिए कैसा समाज चाहिए, कहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी सफल हो सकती है, क्या भारत जैसे देशों पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी सफल हो सकती है? देखिए, वहीं पे सफल होगी जहां पे सबसे पहली बात जो है, स्मॉल पॉपुलेशन हो, यानी जनसंख्या कम हो। अब भारत जैसे देश में जहां 130 करोड़ की आबादी है, हम कैसे हर एक विषय पर जनता की राय ले सकते हैं? दूसरी चीज है, एजुकेटेड सिटीजन्स होना बहुत आवश्यक है। अब क्योंकि सभी लोग कानून के संबंध में जानकारी नहीं रखते, अलग अलग विषय हैं, सभी लोगों को सभी विषयों की जानकारी नहीं होती। अब हम किसी विषय पर अगर जनता की राय ले रहे हैं, तो क्या जनता उस कानून को जानती है, उस विषय के संबंध में जनता को जानकारी है? क्या वो उसका पक्ष या उसका जो फेवर है या उसके जो विपक्ष में बातें हैं, उन तर्कों को सही तरीके से समझती है? तो एजुकेटेड जो पॉपुलेशन है वो भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात, होमोजेनिटी होनी चाहिए, होमोजीनियस सोसाइटी होनी चाहिए। अब भारत जैसे देश में जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, जहाँ कल्चरली आप देखिए, लैंग्वेज के तौर पे आप देखिए, इतना डाइवर्स कंट्री है, तो वहां पर इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। यानी कि एक तो आप इतने सारे लोगों को असेंबल भी कैसे करेंगे और कैसे उनकी राय ले पाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल इन द कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएस, जो कि लार्ज कंट्रीज हैं। हाँ, जो छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं, जैसे यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज आप देखते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, एरिया भी उनके पास जो कम एरिया है, वहां पर, और या फिर अगर बड़े देश भी हैं, तो वहां पे लोकल लेवल पे इस तरह के जो डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसके कुछ फीचर्स को अडॉप्ट किया जा सकता है और वहां पे ये अप्लाई भी होती है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मोस्टली जो आज डेमोक्रेसी फॉलो होती है मोस्टली कंट्रीज में, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही फॉलो होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? यहाँ पर जनता स्वयं कानून नहीं बनाती, जनता स्वयं विधि नहीं बनाती, बल्कि जनता जो है वो कानून बनाने का अधिकार किसको दे देती है? अपने सांसदों या विधायकों को। जैसे आप जानते हैं, भारत में हम लोग हर 5 साल में अपने, अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें, मतलब यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे बात करें, तो हमारे एमपीज चुने जाते हैं राष्ट्र स्तर पर, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं संसद के द्वारा। और दूसरा, हम अपने राज्य स्तर पे बात करें तो अपने विधायकों को चुनते हैं, जो कि असेंबली जो है, स्टेट असेंबली, वहां पर कानून बनाते हैं। यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जो पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, और वो लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से कानून बनाते हैं, जैसा कि अमेरिका में भी होता है, भारत में भी होता है और अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही होती है। अब यहाँ पर जो हमने चुना है, इलेक्शन के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और वो ऑन द बिहाफ ऑफ वी पीपल, हम लोगों के बिहाफ पर कानून का निर्माण करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे कोई भी स्टेट है, सपोज कि कोई भी हमारा स्टेट है, तो उस स्टेट में जो है लोकसभा की सीट्स होती हैं। तो मान लीजिए जैसे उत्तराखंड स्टेट है, यहाँ पे 5 लोकसभा की सीटें हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड की जो जनता है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा जो इसकी आबादी है, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं 5 लोग, जो संसद में उत्तराखंड की तरफ से कानून या विधि निर्माण का कार्य करते हैं। इसी प्रकार अलग अलग राज्यों में जो कि लोकसभा की सीट्स हैं, वहां पे लोकसभा के जो एमपी चुने जाते हैं, इसी प्रकार जो है आपके स्टेट असेंबलीज में एमपी चुने, वो एमएलए चुने जाते हैं, वो निर्माण करते हैं विधि का लोगों के माध्यम से वहां के। तो इसी प्रकार ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी काम करती है, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। अब आजकल एक टर्म चर्चा में चल रही है, जिसे हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, और एक चलती है आपकी
डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होती है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी एक्चुअली दोनों जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही प्रकार है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब वही हो गया कि जनता जहां पर पार्टिसिपेट करती है डिसीजंस में, लॉ मेकिंग में, ठीक है ना, पॉलिसी मेकिंग में। जबकि डेलिबरेटिव का मतलब होता है, डेलिबरेटिव मीन्स होता है डिबेट करना, यानी कि अगर कोई भी पॉलिसी है या कोई भी नया मैटर है, कोई भी हम लॉ का फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें पहले बात होती है कि जनता के बीच में डिबेट होना चाहिए। एक रैशनल डायलॉग जब होगा, जब तर्क संगत विचार होंगे, जब पीपल यानी जनता एक साथ आएगी, पीपल केम टुगेदर एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट, तब जाके जो है फाइनल जो है डिसीजन निकलेगा। भाई हमने अपने कोई तर्क रखे, दूसरे व्यक्ति ने अपने कोई तर्क रखे, हर व्यक्ति के पास किसी ना किसी विषय को लेकर, हर विषय जो अलग अलग विषय हैं उनको लेकर उनकी अलग अलग राय हो सकती है। तो उनको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, हर विषय के ऊपर उसका पक्ष विपक्ष जानने के बाद जो सही तरीके से सॉल्यूशन निकलेगा, उसके ऊपर फिर लॉ जो है फ्रेम किया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं कि एरिस्टोटल ने, महात्मा गांधी जी ने और विंस्टन चर्चिल ने, नेल्सन मंडेला ने, ये अलग अलग जो डेफिनेशन दी है। जैसे एरिस्टोटल ने बोला है डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट ऑफ द पुअर और दोज लेस फॉर्चुनेट। उसी प्रकार महात्मा गांधी ने भी बोली है। विंस्टन चर्चिल, इनको जानते होंगे आप, तो ये जो है ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। और नेल्सन मंडेला, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप जानते हैं, साउथ अफ्रीका से। और विदाउट डेमोक्रेसी देयर कैन नॉट बी पीस। इन्होंने बोला लोकतंत्र के बिना शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। Stay fit, stay healthy, keep learning. Thanks for watching.